अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद अब्सार आलम। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो चुकी है, काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी है और इतनी ख़तरनाक कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो वकला की तंजीम है पूरे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वकला की, उन्होंने भी उसमें एक पार्टी बनने की दरख्वास्त दी और इसमें बाकायदा एक वो फरीक बन चुके हैं। और ये क्यों किया उन्होंने? वकला की जो तहरीक थी आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, आपको याद होगा कि उसमें कितना अहम किरदार पाकिस्तान के वकीलों ने अदा किया था और आज पाकिस्तान में जो अदलिया है जिस शक्ल में है उसमें इन वकीलों की कुर्बानियों का बहुत अमल दखल है। इसी तरह अब मौजूदा जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, क्या उस पर उसके जख्मों पर मरहम रखने का काम भी वकील ही अंजाम देंगे? इस पर हम बात करेंगे आज। और आज इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की है, जिसमें बलूचिस्तान के मसले को उसके बारे में बात हुई है, उसको डिस्कस किया गया है हर पहलू से। और उसमें जो मसाइल हैं बलूचिस्तान के और बलूचिस्तान के लोगों के जो जख्म हैं उनके बारे में बात हुई है। उनको किस तरह उन जख्मों पर मरहम रखा जाए, किस तरह वो मसाइल हल किए जाएं, इस पर बात हुई है। और वो जो इस कॉन्फ्रेंस के जो मेज़बान थे यासीन आज़ाद सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। यासीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एजाज कादरी साहब, जो कोयटा में 3 नस्लों से आबाद हैं। वो एक ख़ानदान के ऐसे ख़ानदान के सरबराह हैं जो वहाँ पे रहता रहा है, पंजाबी ख़ानदान, लेकिन हालात की वजह से और वहाँ अमन अमान की सूरत हाल की वजह से वो वहाँ से हिजरत करके वापस पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आ गए हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या वजूहत थी जिसकी वजह से बलूचिस्तान में गैर बलोचों का जो रहना है वो मुश्किल हो गया है। और साथ हम बात करेंगे साबिक सेनेटर सनाला बलोच साहब से, जो लंदन में मौजूद हैं, और उनसे पूछेंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान में अदलिया और वकला और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के पंजाबी लीडर भी जो कोशिशें कर रहे हैं बलूचिस्तान को इस बहरान में से निकालने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, इसमें किस हद तक सदाकत है और क्या इससे मसला हल होगा या नहीं? यासीन साहब, बात का आगाज आपसे करेंगे। आपने आज एक बहुत बड़ी एक काविश की है जिसमें जाहिर है बलोची भाइयों को भी ये एहसास हुआ होगा कि उनके लिए इस्लामाबाद भी कुछ सोच रहा है, जो इस्लामाबाद से बहुत बड़ी शिकायतें हैं। लेकिन क्या बताइएगा कि जो ये इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हैं, इससे कुछ हासिल भी होगा या खाली ये बैठ के खाए पिए और तकरीर की घर चले गए, इसके अलावा इसका कोई इंजाम नहीं है? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये कैसे मौके पर मुझे यहाँ बुलाया, जबकि आज ही हमारी बलूचिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई। और सबसे बड़ी बात है आज की कॉन्फ्रेंस की जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप जो पार्लियामेंट के अंदर है या पार्लियामेंट से बाहर है, और स्पेशली बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मकामी लीडरशिप, ये सारी की सारी जो है बलूचिस्तान से ही आई थी। हमने सबसे ज़्यादा मौका सबसे पहले जो बलूचिस्तान की मकामी लीडरशिप थी उनको दिया। उन्होंने खुल के अपने ख़यालात का इज़हार किया। और उसके बाद जो हमारी नेशनल लेवल की तमाम पार्टियां हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ भी है, मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग काफ है, या जमात इस्लामी है, जितनी भी बड़ी जमातें थी उनके सरबराहों ने किसी हद तक इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। और स्पेशली काजी हुसैन अमन साहब को भी मैंने इसमें मदऊ किया था, वो भी आए और उन्होंने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया। तो मैं इस बैकग्राउंड में जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कॉन्फ्रेंस हमने मुनाकिद क्यों की, इसका बैकग्राउंड क्या था। बात यह है कि ये सो मोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में लिया था। तो इस्लामाबाद में मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा कि मैं पार्टी बनना चाहता हूँ, और उनके कहने के बाद मैंने एप्लीकेशन दी, तो पार्टी मुझे यहाँ यहीं बना दिया गया था। तो उसके बाद चूँकि सुप्रीम कोर्ट पर पाकिस्तान पार्टी बन गई इस प्रोसीडिंग में, तो मैंने पहली दफ़ा पिछले 3-4 साल से हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी कोई इजलास कोयटा में नहीं हुआ था। वहाँ के हालात की वजह से शायद जो सबका हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने कोई मीटिंग वहाँ नहीं रखी थी। तो मैंने बजाय वहाँ कोर्ट जाके अटेंड करने के, मैंने अपनी पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कोयटा में रखा और पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी को लेकर मैं प्रोसीडिंग अटेंड करने के लिए वहाँ गया। तो दिन को हमने कोर्ट प्रोसीडिंग को अटेंड किया और लेट आवर्स में फिर हमने मीटिंग की। एक दिन में आप देखें कि सुबह 9:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कोर्ट चला।
ये कोई मामूली पीरियड नहीं होता। 9:30 से रात के 12 बजे तक कोर्ट चला, मुसलसल, बीच में सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक था और 12 बजे तक केस चलते रहे। 12 बजे से बाद चीफ जस्टिस। और ये सारे केसेस मिसिंग पर्सन के वाले, मिसिंग पर्सन और जो किडनैपिंग वाले थे वो केसेस थे। तो हम वहाँ पार्टी बनने के बाद जो कोर्ट की सूरत-ए-हाल मैंने देखी, वो कोर्ट फुल पैक होता था और वहाँ जितने मर्द और ख़वातीन लोग होते थे उसमें मुझे कोई भी एक ऐसा बंदा नज़र नहीं आया जो किसी अमीर तबके से ताल्लुक़ रखता हो। 99% जो गरीब मर्द और औरतें कोर्ट के अंदर मौजूद थी। जब उन लोगों से बातचीत हुई, कोर्ट की प्रोसीडिंग जब देखी गई या जो केसेस लाए गए, रिपोर्ट पेश की गई, उसमें आप यकीन करें कि मिसिंग पर्सनस में ठेले वाला था, दुकानदार था, ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, इस टाइप के गरीब लोग जो थे उनकी कंप्लेन ज़्यादा थी जो लाइन लगी हुई थी। एक स्टेज ऐसी आई कि एक बच्ची थी जिसका भाई कहीं गवर्नमेंट जॉब में था, कोई पिछले 5 साल से वो मिसिंग में है, उसके वेयरअबाउट्स का कोई पता नहीं। तो उस बच्ची को कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप इसके 5 साल की सैलरी दें, चूँकि वो मिसिंग है तो इसका मतलब यह है कि वो तनख्वाह का हकदार है। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कोई 30 लाख के करीब चेक बना के लाया और उसका बच्ची को जब बुलाया गया और कहा कि ये आप चेक ले लें, तो बच्ची ने हाथ जोड़कर ये कहा कि मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए। ये सिचुएशन थी वहाँ की। जो कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान मैंने सूरत-ए-हाल देखी, 80% कंप्लेन जो थी वो एफसी की थी कि वही लोगों को उठा के लेके जा रही है। वहाँ के आईजी से जब मेरी बात हुई, तो आईजी से जब मेरी बात हुई, आईजीएफसी, आईजी पुलिस नहीं, आईजी पुलिस, ठीक। तो आईजी पुलिस ने मुझे एक जुमला कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं बोल सकते, आप बाहर से आए तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी नुमाइंदगी करें। तो आईजी ने अपनी बेबसी शो करते हुए ये बात कही कि ये यूनिफॉर्म देखें, मेरे जिस्म पे जो यूनिफॉर्म है ये आईजी की यूनिफॉर्म है, लेकिन बलूचिस्तान के बाद इलाके ऐसे हैं उन इलाकों में अगर मैं यूनिफॉर्म पहन के जाने चाहूँ तो मैं नहीं जा सकता। अच्छा, अब एफसी के मतलब जो कंप्लेन थी, जब एफसी का जो ब्रिगेडियर आता था केस अटेंड करने के लिए, उससे पूछा जाता था, वो हर बात को डिनाई करता था कि हमने किसी को नहीं उठाया। लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कई जगह आई तो पता चला वही उठा के ले गए। अब ये जो सूरत-ए-हाल है बलूचिस्तान की, मैंने ये तज्जिया किया कि सिंध हो, केपीके हो या पंजाब हो, यहाँ की से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बलूचिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने 3 दिन के दौरान ये अंदाज़ा किया कि यहाँ की सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक है और बड़े हुए कोर्ट में मैंने ये कहा, जज साहिबान से 3 जज साहिबान बैठे हुए थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने कहा कि सर मुझे यूँ लगता है कि बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल 1971 की तरफ जा रही है। ठीक। तो वन ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने मुझे कहा कि जो बात आपने कही, हमारा दिल कहता था कि हम कहें, हम नहीं कह सकते थे, हमारी लिमिटेशन है। आपने कहा, आपने बहुत अच्छा किया ये। तो ये सूरत-ए-हाल इस वक्त जो, तो इस वक्त आपने फिर सोचा कि ये सूरत-ए-हाल ऐसी है कि यहाँ पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को इन्वॉल्व करना चाहिए उन्हें इस मसले के बारे में, ताकि ये मसला जो है एक बेहतर बुनियाद पर हल हो सके। ठीक, मैं बात को जरा आगे अभी आपसे इस तरफ आएंगे कि ये क्या इसमें सूबाई और वफाकी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है। इजाज़ साहब, ये बताइएगा कि आप 3 नस्लों से बलूचिस्तान में कोयटा में रह रहे थे, फिर आपने फैसला किया कि अब आप कोयटा में नहीं रह सकते और वहाँ से छोड़ के आप वापस इस्लामाबाद आ गए, अपना कारोबार, अपना घर बार, क्या वजूहत थी? बल्कि आपके बुजुर्गों की कब्रें भी आपने बताया वहां पे थी। तो एक तरफ ये सूरत-ए-हाल है जो यासीन साहब बता रहे हैं, मिसिंग पर्सन इतने ज्यादा हैं, एक तरफ आप जैसे लोग हैं जो वहां पे बेगुनाह मारे भी जा रहे हैं और छोड़ के भी आ रहे हैं। आपको कैसा, क्यों आपने ये फैसला किया? मैं जी पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया चीज़ एक्सप्रेस करने का, और जैसे बताया यासीन साहब ने कि 71 की सूरत-ए-हाल परसीव कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो जो किसी ने कहा है ना कि ज़माना करता है परवरिश परसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो अगर हम कंपेयर करें इस पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को, तो सूरत-ए-हाल ऑलमोस्ट वही है। वहाँ पे मैंने पॉलिटिकल लीडरशिप को साइड पे कर दिया था। एक नॉन बलोची के बावजूद आप समझते हैं कि वहाँ ईस्ट पाकिस्तान जैसी सूरत-ए-हाल है? जी बिल्कुल। मैं तो, आपने कहा कि सेटलर के तौर पे मैं तो अपने आप को, मेरा ख्याल है मोर देन 80% बलोच समझता हूँ। बिकॉज में पैदा हुए, पले बड़े, जिंदगी गुजारी है, तो उसका तफिलिएशन है, उसका दुख दर्द, तो
इसका रीजन जो बहुत बड़े रीजन है आफ्टर 80s, 3-4 बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं जिसने क्वेटा को, जिसे हम मिनी लंदन कहते थे, उसको ट्रांसफॉर्म करके बैरूत बना दिया। पीपल यूज्ड टू कम टू क्वेटा, मिनी लंदन था, अच्छा मौसम था, शॉपिंग थी, लोग बैठते थे। अफगान वॉर सिनेरियो ने बहुत चेंज किया, डिक्टेटर्स के पॉलिसीज ने बहुत चेंज किया, एजेंसीज के रोल ने इसको खराब किया, और अब जो फॉरेन इम्पैक्ट है, जो बैरूनी हाथ मुलविस है, उसने बहुत ज्यादा खराब किया। और डिक्टेटरशिप ने पिछले 15-20 साल से इस बात का मेरा ख्याल फैसला कर लिया है कि उसका ताल्लुक, उस मसले को हल करना सिर्फ फौज की और एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। सियासी क़यादत को, सियासी अमल को उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, ताकत से हम इसको ठीक कर देंगे, जैसे श्रीलंका ने जैसे किया। तो विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक, यही सब कुछ हमने ईस्ट पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। हमने वहाँ फौज यूज की, उनको हकूक हमने नहीं दिए। अच्छा, वजह क्या? आप देखें, आप वहां रह रहे हैं ना, ऐसे ही ईस्ट पाकिस्तान में भी लोग रह रहे थे, वो बताते थे, क्या हुकूमत को ये समझ क्यों नहीं आती, हुकूमत को या एजेंसियों को या इदारों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि आप ताकत से किसी को दबा नहीं सकते? देखें, आपने क्या महसूस किया? पिछले 20-25 साल से सिलसिला देखें गवर्नमेंट का, तो वहां आम आदमी को एम्पावर नहीं किया गया। जो एक्सपेंडिचर है, फंड्स हैं, पैसे हैं, वो आम बंदे तक नहीं पहुंचाए गए। हर गवर्नमेंट का वतीरा ये रहा है कि आप सरदारों को, वडेरों को परचेज करें, पे देम डायरेक्टली, और अपनी गवर्नमेंट बनाएं और आराम से हुकूमत करें। फेडरल गवर्नमेंट हमेशा इंडिफरेंट रही बलूचिस्तान से, और अब सूरत हाल ये है कि जो अपनी लोकल गवर्नमेंट है, जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, वो इतनी इंडिफरेंट है कि असेंबली में 60-65 लोगों में से 64 मिनिस्टर्स हैं, एक आदमी अपोजिशन में है, और वो भी हल्फ उठाने के बाद दोबारा असेंबली में नहीं आ सका। ठीक। और आउट ऑफ दोज मिनिस्टर्स 60% सारा दिन इस्लामाबाद में रहते हैं। तो एजेंसीज का रोल बहुत बड़ा है। असेंबली का जो सिलसिला है वो चूंकि एक्टिव पार्ट प्ले नहीं कर रहा है इस पूरी सूरत हाल के अंदर, तो इसको आप चाहे इनकम्पिटेंसी कहें या पार्ट ऑफ इट कहें, इसमें बदनीयती भी शामिल है। जब सियासतदानों की बात करते हैं तो सियासतदानों को भी तो अभी रोल था ना, कुछ वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, वजीर आपने 64 वजीर बताए हैं जी। एक या मेरे देखें, मेरे नजदीक सिर्फ 2 ही सिनेरियो हैं, आइदर दे आर इनकॉम्पिटेंट और दे आर नॉट विलिंग टू डू इट, और दे आर पार्ट ऑफ इट। ठीक, तीसरा ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। तीसरा ऑप्शन है। सना अल्लाह बलोच साहब ने हमें लंदन से ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। सना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अख्तर भाई। सना साहब, आप सुन रहे हैं गुफ्तगू यहाँ पे। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कॉन्फ्रेंस रखी थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, उसमें बहुत सारी बातें हुई, अभी उस पर हम बात जारी रखेंगे बाद में भी। आप खुद भी क्वेटा को मिनी लंदन कहते रहे हैं, और बताइएगा अब वो बैरूत बन गया, क्या बैरूत से दोबारा मिनी लंदन बन सकता है क्वेटा, या इसकी अब पॉसिबिलिटी नहीं रही? देखें अफसार साहब, आपके शुक्रिया, बलोचिस्तान के मामला पर बड़ी संजीदगी से और गहराई से नजर रखते हैं। हम सब बैठे हुए हैं इसलिए नहीं कि हमें कोई शौक है अपने मुल्क से, अपने इलाके से बाहर बैठने का। हम सब की मजबूरी यही है कि हमारे वतन में इस वक्त जो आग लगी हुई है, हमारे वतन में इस वक्त जो इस तरह की सूरत पैदा की गई है, उसमें न सिर्फ जो जीनियन, जो संजीदा सियासतदान है, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं रही, बल्कि कोई भी माशरे का शहूर फर्द, चाहे उसमें कोई तालिब इल्म हो, कोई प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो या कोई वकील हो, किसी के लिए भी रहने के लिए वो जगह उसको नहीं रहने दिया। अब जो बलोचिस्तान में देखिए इतने ऐसी जो किलिंग्स हो रही थी, जिसको आप डिसअपियरेंसेस कहते हैं, मिसिंग पर्सन का केस कहते हैं, या किल एंड डंप की जो केसेस कहते हैं, ये इन सब को अगर आप देखें ये बड़े सिस्टमेटिक हैं। इसमें ये हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े लिखे वकील हैं, पढ़े लिखे हमारे जो नौजवान हैं, इसमें डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, और या इंजीनियर, उनके बीएससी दूसरे शोबों से रखने वाले तालिब इल्म हैं, उनको एक एक करके चुन चुन के पहले डिसअपियर किया गया और फिर कत्ल किया गया। तो अब बलोचिस्तान के अंदर देखिए, जब तक मैंने साहब पहले भी आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि जो गैर मुतवाजिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिनमें फ्रंटियर कोर और दूसरे सिक्योरिटी एजेंसी शामिल हैं, यानी एथनिकली इम्बैलेंस, जिसमें गैर जो 100% गैर बलोच फोर्सेज हैं, उस वक्त तक आप एक सूबे में अमन नहीं ला सकते। ये सिचुएशन रावंडा जैसी डेवलप हो गई है, ये कैमरून जैसी सिचुएशन डेवलप हो गई है, जहां पे बलोच नस्ल के जो लोग ताल्लुक रखने वाले सियासतदान हैं, तालिब इल्म हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, उनको स्टेट जो है वो उनको बर्दाश्त नहीं कर रहा। स्टेट जो है ये कहता है कि अगर आप हमारे ताबे रहेंगे, आप अगर अपने हकूक की बात नहीं करेंगे, आप 10-15 हजार की तनख्वाह पे गुजारा करेंगे, भेड़ बकरियों की तरह रहना चाहेंगे, तो जिंदाबाद, वरना आपका हाल ये होगा तो आपको उठा के ले जाया जाएगा, या तो आपकी तशद्दुद लाश मिलेगी, या आपका तशद्दुद जिस्म मिलेगा जो न किसी के भी काम नहीं आएगा।
तो इस वक्त बलोचिस्तान को मजबूरन आज सदर आफ्तर मेंगल है, बलोचिस्तान के कई नामों सियासतदान हैं, हम जैसे सियासी तालिब इल्म हैं, हमारे लिए किसी के लिए भी अब पाकिस्तान में ये गुंजाइश नहीं रही कि हम आपकी ये सच की बात करें। हाँ, हम अगर झूठ बोलते, खुशामद करते, हम रिश्वत खाते, हम जो है जिस तरह बलोचिस्तान में करप्शन का बाजार गर्म है, या हमारे गैंग्स होते, या हमारे डेथ स्क्वाड होते, हमारे ग्रुप्स होते, और हम हुकूमत की जो कारस्तानी है उन पर खामोशी का इजहार करते, तो शायद हम अच्छे शहरी की तरह उधर रह सकते थे। लेकिन अच्छे शहरी का तस्वुर पाकिस्तान में वो बिल्कुल तब्दील होकर रह गया है। एक खुशामद, चोर, डाकू, एजेंसियों के साथ काम करने वाला शख्स जो अच्छा शहरी कहलाता है, हक और सच की बात कहने वाले के लिए अब पाकिस्तान में और बिल्कुल बलूचिस्तान में जो है मुझे लगता है कोई गुंजाइश। सना साहब ये बताइएगा कि इसमें देखें, इदारों की बात हम कर रहे हैं, एजेंसियों की कर रहे हैं, फोर्सेस की कर रहे हैं, लेकिन जो वहां की सियासी क़यादत है वो तो बलोच है, और उसमें से 64 वज़रा हैं जिनके सबके बारे में शिकायतें हैं, और रईसानी साहब को बुलाया गया कोर्ट में, वो कोर्ट में भी नहीं आए। तो ये जो सियासतदानों की जो जिम्मेदारी है, ये सियासी क़यादत आप समझते हैं ये बलोचिस्तान की अवाम की नुमाइंदा है, और ये खुद भी शामिल नहीं है इन तमाम जराइम में? मैं 100% ये जितनी असम्बली के लोग हैं 64 के करीब हैं, 63 मेंबर जो हैं वो वज़रा हैं। हर वजीर को सालाना 25 करोड़ 26 करोड़ रुपए दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर साहब किसी तरह। ये सब बलूचिस्तान में होने वाली जो भी के शरीक पूरी बलोच सनारा बलोच साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, हम उनसे दोबारा रब्ता करेंगे। यासीन साहब ये बताइएगा, अभी आपने सुना सना बलोच साहब भी बात करें, और एजाज साहब ने भी जिक्र किया 64 वज़रा हैं जाहिर है 65 की असम्बली में से, तो सियासी क़यादत की जिम्मेदारी तो बहुत है। आपको आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें से कोई उम्मीद की किरण नजर आई है? देखिए जी, सियासी लोगों की जिम्मेदारी की ही वजह से मैंने ये कॉन्फ्रेंस की, ये हमारा रोल नहीं था, ये पॉलिटिकल लोगों का रोल था। मैंने जब बेइज्जती देखी अपने मुल्क के सियासतदानों की, तो तब मैंने ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। बलूचिस्तान की इतनी तशवीशनाक सूरत-ए-हाल के बावजूद मैंने पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये कहते हुए नहीं सुना कि जी बलूचिस्तान के हालात ख़राब है, आए हम इस पर बातचीत करें या हम किसी चीज़ को आगे बढ़ाएं। बल्कि मैंने जो पाकिस्तान की लीडरशिप को बोलते हुए देखा, कोई ये कहता है जिस अदलिया से ये यकजहती का दिन बना दें, कोई कुछ कहता है। एक कथा कलामी की माफी, वक्त को एक ब्रेक ले लें, और वापस आपसे मैं ये पूछूंगा कि क्या सियासी क़यादत पे लोग क्यों यकीन नहीं रखते, और बलूचिस्तान के अवाम के पास अगर आप गए हैं तो आप पे लोग क्यों एतबार करें, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बात हम करें बलूचिस्तान पे, और आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, उस पर क्या बात हुई है। ब्रेक पर जाने से पहले यासीन साहब आप बता रहे थे कि कुछ सिल्वर लाइनिंग आपको नजर आई है इस कॉन्फ्रेंस में, और सवाल ये था कि क्यों सियासी जमातों का जो काम है उन्हें करना चाहिए था, वो आप उन सबको एक टेबल पर लेके आए हैं, इसकी वजह क्या थी? मैं इस पॉइंट पर आने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इसी दौरान जब मैं कोयटा में था तो तकरीबन 200-250 के करीब फैमिलीज थी जो वहाँ कोर्ट के अंदर मौजूद थी। उन्होंने अपना एक नुमाइंदा चुना हुआ था जो आके उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि ये पूरी की पूरी फैमिलीज आपसे मिलना चाहती हैं। तो ज़ाहिर है कोई ऐसी जगह मेरे पास नहीं थी जहाँ मैं उनसे मुलाकात करता, तो मैंने बार-रूम में जाके वकला से रिक्वेस्ट की कि बार-रूम आप अगर मुझे खाली कर दें तो मैं इन लोगों को यहाँ बुला लेता हूँ। तो मैं ग्रेटफुल हूँ वकला का कि उन्होंने बार-रूम मेरी वजह से खाली किया। उन तमाम ख़वातीन और हज़रात को मैं लेके बार-रूम में गया, मैंने एड्रेस भी किया। तो अब यकीन करें कि एक खातून खड़ी हो गई और उसने कहा कि पहले भी लोग आए हैं यहाँ पे, तो कहीं आप हमारा मजाक उड़ाने के लिए तो नहीं आए यहाँ पे? इतनी बेहतर? हाँ, इतनी बेहतर। तो उसने कहा अगर मजाक उड़ाना है हमारा तो इससे बेहतर है कि हम थे। तो वहाँ ही बैठे बैठे मैंने 10 वकला की एक कमेटी बनाई जिनको डायरेक्शन ये दी गई कि फ्री ऑफ कास्ट वो उनकी केसेस में पेयर होंगे, जिसमें बार के अहदेदार भी शामिल है। जो चीज़ आप कह रहे हैं वो उसमें आता हूँ आज। हाँ, मैं उसी पे कि पॉलिटिकल लीडर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ कि हमारी बदकिस्मती यह है कि ये जानते हुए भी कि बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक है, पार्टियों की खामोशी इस बात की दलील है कि आज भी हमारी पार्टियां
या हमारी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इक़्तिदार में आती है, वो आज भी फ्री नहीं है। फ्री से मतलब यह है कि मेरा शुरू से मौक़िफ़ यह है कि इस मुल्क में अब भी जो थर्ड फोर्स है वो हुकूमत करती है, एजेंसियां और फोर्सेस। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आपकी बात ठीक है, ये बात तो हम मुसलसल कर रहे हैं। अभी मुझे मंसूर साहब ने एक मैसेज भेजा है लंबा चौड़ा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो वजीरों को, अभी वज़रा की 64 वज़रा की बात हुई, 25 करोड़ रुपया हर साल दिया जाता है, वो पैसा किधर जा रहा है? अरबों रुपया है। उन चले एक तरफ तो ज्यादतियां हो रही हैं, जो बलूचिस्तान की अपनी क़यादत है वो तो अपने अवाम के ख्याल करे, वो क्यों नहीं कर रही? अब उसी पे मैं आता हूँ। एक MPA को कोर्ट में बुलाया गया उसी दिन। MPA से जब ये पूछा गया कि आपको साल का कितना पैसा मिलता है, उसने एडमिट किया कि मुझे 25 करोड़ रुपया साल का मिलता है। जब ये पूछा गया, चूंकि कमरा अदालत फुल्ली पैक था, उससे पूछा गया कि आप ये 25 करोड़ रुपया कहाँ खर्च करते हैं, तो उसने कहा मैंने इलाके की तामीर और तरक्की के काम में खर्च कर दिया। तो पूरे कोर्ट के अंदर जो मर्द और औरतें थी उन्होंने जोर से कैका लगाया। कैका लगाने के बाद जजेस ने कहा कि आपको जवाब मिल गया, आपका जवाब ये हो गया कि आप ये पैसा किसी पे खर्च नहीं करते। मैं शुरू से इस बात की मुखालफत करता हूँ कि जो MNA और MPO को तामीरी कामों के लिए पैसे दिया जाता है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप उनको पैसे देके पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पे दे देते हैं, वो आगे कहाँ खर्च करते हैं कहाँ नहीं करते, कोई पकड़ दकड़ नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी। ऐसे लोग मुंतखब कैसे हो जाते हैं? नहीं, मेरा मतलब है जो गवर्नमेंट देती है पैसा उनको, गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट अपना एक अकाउंटेबिलिटी सेल क्यों नहीं बनाती? गवर्नमेंट तो खुद इन्वॉल्व है ना। आप देखिए सुबह जो वजीर आला साहब हैं जिन्होंने ये सेल बनाना होगा, वो तो खुद इन्हीं चीजों में मुलव्वस हैं। वो तो इस्लाम वहां रहते ही नहीं, कोयटा में, वो तो इस्लामाबाद में रहते हैं। अब ये है कि इसमें मुकम्मल तौर पर यह कह देना कि पॉलिटिकल लीडर इस चीज के जिम्मेदार हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल को खराब करने में 9-10 साल की जो डिक्टेटरशिप रही है उसका बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, दोनों तरफ इन्वॉल्व है। मेरा सवाल यह है कि क्या जिम्मेदारी दोनों की नहीं है? फोर्सेस की भी है और जो लीडरशिप है वहां की वो भी है, इस वक्त मौजूदा लीडरशिप जो है। बिल्कुल। और लीडरशिप का यह है कि लीडरशिप यूं लगता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, अपनी हिफाजत खुद कर रही है। जो लोगों के मसाइल हैं या वसाइल हैं उनकी तरफ उनकी कोई बात हुई आज की कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल बात हुई है कंप्लीटली। और उसमें क्या रिकमेंडेशन उसमें ये हुई है, एक तो हमने डिमांड किया कि अकबर बुगटी साहब के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। ठीक है। हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के जितने रिसोर्सेस हैं उस पे हक पहले बलूचिस्तान के लोगों का है, बाद में किसी और का है। लिहाजा ये जितने भी रिसोर्सेस हैं इनके अखराजात सारे के सारे बलूचिस्तान पे खर्च होने चाहिए। हमने ये भी कहा कि जो लोग पहाड़ों पे चले गए उनके साथ डायलॉग होने चाहिए। हमने ये भी कहा कि जो पॉलिटिकल क़यादत बलूचिस्तान छोड़ के चली गई उनके साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए। और हमने ये भी कहा कि जितनी एजेंसियां हैं उनको वहां से हटा के पुलिस को फुल पावर्स दी जाएं ताकि गवर्नमेंट के रेट किसी हद तक कायम हो सके। ये सिफारिशें आपने हुकूमत को दी है? हुकूमत को दी है जितनी आज रिकमेंडेशन है पॉलिटिकल पार्टी, इसको फॉलो अप भी होगा। फॉलो अप ठीक है। अभी मैं एजाज कादी साहब से बात करना चाह रहा हूँ। आपने कहा बलूचिस्तान की जो क़यादत है बाहर गई, वो भी वापस आए, और जो ऐसे लोग जो बलूचिस्तान छोड़ के वापस पंजाब में आ रहे हैं वो वापस जाएंगे या पहाड़ों पे लोग जो पहाड़ों पर लोग वापस आए। एजाज साहब, आप समझते हैं कि आप चाहते हैं कोयटा वापस आना? मैं बिल्कुल वापस जाना चाहूंगा जी, बिकॉज हम कहते हैं ना कि जहाँ पे आपका कोर और गोर, जहाँ पे घर और बुजुर्ग कब्रें वो जगह आपकी होती है, डेफिनेटली वन गो बैक प्रोवाइडेड की चीजें आपकी ठीक हो। तो आप समझते हैं चीजें ठीक हो जाएंगी? चीजें अगर काम किया जाए तो ठीक हो सकती हैं। चीजें खराब होनी शुरू उस वक्त जब आपने नवाब बुगटी साहब को मर्डर किया, खानफ कलात साहब को हमने तंग करके बाहर भेज दिया, वो सलाह लेने पर मजबूर हो गए, और उन लोगों को जो बेसिकली नुमाइंदे नहीं है बलूचिस्तान के उनको इनपार करना शुरू कर दिया। अब देखें इंटरनेशनली आप कोई भी वेलफेयर स्टेट देख लें, पीपल आर विद द स्टेट। वाई? बिकॉज अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, हेल्थ नहीं है तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, घर नहीं है तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, तो आप स्टेट की केयर करते हैं। वहां पे तमाम काम सरदार करता है आपके लिए, तो आप सरदार के लिए लॉयल हैं। अगर ये काम गवर्नमेंट करना शुरू करते हैं, उनको हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा, तो सरदार की आपने बात की, अभी मुझे जो मैसेज आया मैंने उसमें भी ये लिखा है कि 3 सरदार हैं, उनके बेटे हैं और उनका खानदान है जो तमाम रिसोर्सेज पर काबिज है, वो तरक्की भी नहीं होने दे रहा, वो वहाँ अपने लोगों से वो भत्ता भी लेते हैं और कुछ नहीं होने देते, ना स्कूल बनने देते हैं, ना सड़क बनने देते हैं, ना हॉस्पिटल बनने देते हैं। ये बात ठीक है? नहीं जी, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जब कोई चीज बनानी होती है, दे वांट रियली मेक इट, हर काम होता है। गवादर पोर्ट इन्होंने बनाई, बन गई, जरूरत थी, किसी सरदार ने वो नहीं रोका।
कोस्टल हाईवे 522 किलोमीटर्स फ्रॉम बेला टू ग्वादर बननी थी, गवर्नमेंट ने बनाई, बन गई। कोहलू में आपने छावनी बनानी थी, आपने बनाई, बन गई। चमालांग की कोल माइनिंग होनी थी, आपने की, आज तक हो रही है, कोइंसिडेंस नहीं हुआ। खुदा में छावनी बनानी थी आपने बना ली। जहां पे गवर्नमेंट के विल होती है वहां गवर्नमेंट ये काम कर लेती है। आपको नियत ठीक हो, हाँ जी, तो ये हो सकता है, प्रैक्टिकल बलूचिस्तान के हालात भी ठीक हो सकते हैं, वहां तरक्की भी हो सकती है। बिल्कुल तरक्की हो सकती है, हालात ठीक हो सकते हैं और बड़ी जल्दी ठीक हो। प्रपोर्शन आप देखें ना जी, 6 मिलियन प्लस आबादी है बलूचिस्तान की, 2 मिलियन लोग क्वेटा में रहते हैं, बाकी 4 मिलियन में से 2 पश्तून बेल्ट में है और ऑलमोस्ट 2 बलोच बेल्ट में। ठीक, अगर हम 5% पर फैमिली लगाएं तो टोटल 4 लाख फैमिलीज बनती हैं, तो हम 4 लाख फैमिली से खुश नहीं रख सकते, ये कैसे पॉसिबल है? जी सनाउल्लाह बलोच साहब, 4 लाख फैमिलीज को खुश रखें या पूरे बलूचिस्तान में जो तरक्याती काम है वो ठीक हो जाएं, लेकिन कौन करेगा? ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आपको उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज सिफारिशात मुरतब की हैं, आपने सुनी भी हैं, इन पर अमल दरामद हो सकेगा? अफसार भाई देखें, माजरत के साथ हम बड़े दूर बैठे हैं टेलीफोन पे, ना हमारी इतनी बात ज्यादा आप लोगों तक पहुंच पाती है, ना आपकी आवाज भी हम तक, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत तो समझ सका हूँ। देखें, बिल्ली के गले में कैंची कौन बांधेगा, तो बिल्कुल हकीकत है कि असल में ये है कि हमारे यहाँ जो गवर्नेंस का क्राइसिस है, ये 64 ईयर से 64 सालों से, उसके अंदर एक गवर्नेंस का क्राइसिस था। फिर गवर्नेंस के क्राइसिस के अंदर एक मखसूस कुछ इदारों ने अपने इंटरेस्ट बना दिए और उन इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए वो अपने लिए इंटरेस्ट ग्रुप्स ढूंढते हैं। अब इंटरेस्ट ग्रुप्स इनको कौन मिलते हैं? उनको चोर मिलते हैं, डाकू मिलते हैं, क्रिमिनल मिलते हैं, ड्रग माफिया के लोग मिलते हैं। वो फिर उन्हीं इंटरेस्ट ग्रुप्स को जो है वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर पेश करते हैं। वो उनकी मदद करते हैं सूबाई कमेटियों तक पहुंचने में, उनकी मदद करते हैं कौमी कमेटी तक पहुंचने में, उनकी मदद करते हैं सेनेट तक पहुंचने में, ताकि उनके इंटरेस्ट को इंश्योर कर सके। देखिए, अगर जब तक पाकिस्तान के अंदर ये क्राइसिस रहेगा तो पाकिस्तान अपनी बलूचिस्तान का मसला नहीं रहा। पाकिस्तान में जो 180-190 मिलियन का मुल्क है, किस जगह पर हम नौमान की सूरत आ रहे हैं? आप मुझे बताएं कि ये जो क्राइसिस है ये दरअसल पेनिट्रेट कर गया बलूचिस्तान में, इसलिए वर्स्ट हो गया कि बलूचिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है और एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हुई। दूसरी जगहों पर यह है कि मिल बांट के खाते थे। बलूचिस्तान में हुआ कि बलूचिस्तान से जितनी लूट मार थी रियासत ने भी की, रियासत के एहलकारों ने भी की और रियासती इदारों ने भी, ये तीनों मिलकर उसके नतीजे में ये फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुआ। देखिए, ये जो अब बलूचिस्तान का मसला हल हो सकता है, लेकिन बलूचिस्तान का मसला सिर्फ इंसानी हकूक का नहीं कि उसको सुप्रीम कोर्ट हल करे। इंसानी हकूक का मसला तो खुद पाकिस्तान का बनेगा। अगर बलूचिस्तान के अंदर इंसानी हकूक के मसले दुरुस्त नहीं हुए, पाकिस्तान पर भी जो है काफी वो जो है वो क्या कह सकते हैं कि पाबंदियां लग सकती हैं उनकी सिक्योरिटी एजेंसियों पर, उनके असला पर, उनकी नकलो हरकत पर, उनकी जो है कारकर्दगी पर बहुत। ये तो इसलिए अपनी खातिर जो है ये कर रहे हैं। बलूचिस्तान का मसला माशी है, बलूचिस्तान का मसला सियासी है, बलूचिस्तान का मसला इंतजामी है। और तीस जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो क्राइसिस यहाँ तक बर्स्ट हुआ, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, जिसको आज तक लोग बहुत कम मेंशन करते हैं। तो सार भाई देखें कि 21वीं सदी है, आप हमें नौबादियात की तरह नहीं चला सकते। जब नौबादियाती फौजें होती थी, अंग्रेज होते थे, दूसरे होते थे, तो वो आकर इन इलाकों में अपने साथ मिलिस के लोग ले आते थे, फौज के लोग ले आते थे, गोरे ले आते थे। अब बलूचिस्तान में यही है, 2.5 लाख के करीब, चाहे वो मिलिट्री है, पैरा मिलिट्री है, नेवी है, कोस्ट गार्ड है, वो सब गैर बलोच है। उनका इंटरेस्ट है कि अगर उधर हम अमान होगा तो कोई, जो बात आपने पहले की कि हाँ, फोर्सेस में डोमिनेट जो है मेजॉरिटी वो गैर बलोचों की बलोच होने चाहिए उसमें, ये बात आपकी ठीक है। अच्छा, इसलिए अफसार भाई, इसलिए देखिए दुनिया के अंदर हमने खुद इसलिए कि दुनिया के अंदर फ्रेंकफर्ट बनाते हैं, कौमी नौयत के हो, लिसानी नौयत के हो, नस्ली नौयत के हो, उसमें ये सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, अगर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को जब तक आप इम्पार्शियल यानी गैर मुतनाज़ा और मुतवाज़िन, अगर ये मुतवाज़िन नहीं होंगे, उस वक्त तक आप बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो मेरे जान के पीछे खड़े हैं बलूचिस्तान में अमन के गाड़ी में किरदार अदा करेंगे। हाँ, वो अभी तक वही सिक्योरिटी फोर्सेज जो सिक्योरिटी का नाम लेते हैं, वो इनसिक्योरिटी क्रिएट करवाने में उनका बड़ा रोल रहा है। दूसरी बात यह है कि माशरे के अंदर जो क्रिमिनलाइजेशन हुई है, गैंग हैं, टेररिस्ट स्क्वाड्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, माफियाज हैं, ड्रग माफियाज हैं, लैंड माफिया, इन सबको ये सिक्योरिटी फोर्सेज जो है प्रोटेक्ट करते हैं। ये मसला पूरे पाकिस्तान में फैल गया है, ये तनाज़ा कराची में भी चला गया। तो जब तक इफ्तार भाई पाकिस्तान के अंदर सीरियस कंसंट्रेशन नहीं आती,
हम सब ने मिलकर सबसे पहले ये है कि आज तक देखिए 850 लाशें बलूचिस्तान में 2 साल में गिरी है, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, स्टूडेंट्स की, और उसमें से अभी तक एक शख्स भी पकड़ा नहीं जाता। भाई अगर ये आसमान में भी ये वाक़यात होते तो आज वहां कोई एक बंदे को मोरल इल्जाम करा के पकड़ाया। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी सूरत में जी सर। सना साहब, वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी इसी मौजू पर। और आपने बड़े अहम मामला उठाए हैं। मैं आखिर में, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, ब्रेक के बाद आएंगे, सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास, और उसमें मैं यासीन आजाद साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा, जितने मसाइल सनाउल्लाह बलोच साहब ने जिक्र किया, जो उठाए हैं पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं, इनको एड्रेस करने के लिए आज की कॉन्फ्रेंस में कोई बात हुई है या नहीं, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। एजाज कादी साहब, प्रोग्राम बिल्कुल हम वाइंड अप करें। आखिरी सवाल आपसे ये सिर्फ है कि आपके ख्याल में जो मसाइल की निशानदेही सनाउल्लाह बलोच साहब ने की, यासीन साहब ने बताया कि आज कॉन्फ्रेंस में रिकमेंडेशन हुई हैं, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है 2 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। मैसेज का एहसास महरूमी ख़त्म करें। जो एक्चुअल क़यादत है जो बाहर है, मेंगल साहब हैं, सना बलोच साहब जैसे लोग हैं, खान अफकलात हैं, नवाब खैरबख्श मरी की फैमिली है, नवाब बुगटी की फैमिली है, उनसे बात करें, वापस लाएं, तो मेरा ख्याल मसला हल हो सकता है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, फैसिलिटीज, क़यादत को वापस लाएं, मुआशी मसला हल करें। यासीन आजाद साहब, आप रिकमेंडेशंस की बात कर रहे थे, आप सिर्फ ये बताएं, कौम को कोई खुशखबरी आप सुनाना चाहते हैं कि इस पे फॉलोअप होगा, अगर हुकूमत नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? सर, पहली बात यह है कि आज हमने ये भी कहा कि मिसिंग पर्सन को फौरी तौर पर उनके वारसों के हवाले करें, मसकशुदा लाशों का सिलसिला बंद करें, और दुनिया में तो कायम है, लेकिन मैं पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से इस बात की अपील करता हूँ कि आपने तमाम डिफरेंसेस को बुला के बलूचिस्तान को बचाने की आज उन्होंने किया है, ये आज किया, आज तो उन्होंने इतना तो हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद भी हमारे दरमियान यही बात हुई है कि हम एक कमेटी कंस्टिट्यूट करेंगे इमीडिएटली, बहुत जल्दी। वो कमेटी इस मामले को मजीद लेके आगे बढ़ेगी, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने वादा किया कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये इनिशिएटिव लेगा तो हम उनका भरपूर साथ देंगे। बहुत शुक्रिया यासीन आजाद साहब हमसे बात करने का, एजाज कादरी साहब हमसे बात करने